नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम शिक्षण कौशल के अंतर्गत सेकेंड टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे, जिसका नाम है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। और ये टॉपिक स्टूडेंट्स आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये पूरी किताब पढ़नी होती है, जिसका नाम ही होता है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में पूरी बुक को पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत आपको बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ने होते हैं, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया क्या है, इसको सबसे पहले आपको समझना चाहिए। उसके बाद शिक्षण अधिगम की कुछ विशेषताएं हैं जिनको आपको जानना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको शिक्षण अधिगम के कुछ सामान्य सिद्धांत बताए, जिनको वर्तमान में शिक्षण सूत्र के नाम से जाना जाता है, तो उनसे भी मैंने आपको परिचित करवाया कि वास्तव में शिक्षण सूत्र होते क्या है और शिक्षण सूत्र की प्रकृति क्या है। और उसके बाद मैंने कुछ मुख्य शिक्षण सूत्रों के बारे में आपको बताया जो आपके सुपर टेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन सभी शिक्षण सूत्रों के बारे में मैंने आपसे डिटेल में बातें की, जहां से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बन सकते हैं। आई होप आपको वहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आज की क्लास में हम नेक्स्ट पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो इसमें स्टूडेंट्स कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं शिक्षण से रिलेटेड, जिनको हम जानेंगे और उनसे परिचित होंगे, ताकि ये जो सिद्धांत है ये भी हमारे व्यवहार में उतरने चाहिए। जब इस प्रकार के सिद्धांतों को हम पढ़कर स्टडी कर हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करेंगे, तो उससे हम एक आदर्श टीचर बन सकते हैं, जिसमें बच्चों की जो भी प्रॉब्लम्स है उन सभी प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकते हैं और उस बच्चे का उचित डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो यदि आप एक आदर्श टीचर बनना चाहते हैं और एक बेहतर अध्यापक बनना चाहते हैं, जो किसी भी कक्षा में जब पढ़ाने के लिए जाते हैं और पढ़ाते हैं तो उसमें लगभग सभी बच्चों को जो वो कॉन्सेप्ट है वो स्पष्ट रूप से क्लियर हो पाए, तो इस तरीके की चीजों को जानने के लिए, इस तरीके के व्यवहार को अपने अंदर समाहित करने के लिए आपको ये जो सिद्धांत है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए, ये सभी सिद्धांत आपको पता होने चाहिए। जब आपको ये सभी सिद्धांत पता होंगे तभी आप अपने व्यवहार में परिवर्तन कर पाएंगे और आपका जो शिक्षण प्रोसेस है वो प्रभावपूर्ण हो पाएगा, इफेक्टिव हो पाएगा आपके शिक्षण सूत्र में, और बच्चों को सभी बिंदु क्लियर हो पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जानते हैं सबसे पहले कि शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होते क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जानेंगे कि शिक्षण के जो भी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है वो क्या है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है स्टूडेंट्स कि शिक्षण के लिए मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षण प्रक्रिया की विवेचना के आधार पर कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए, जो निम्न प्रकार है। देखिए स्टूडेंट्स, यानी शिक्षण के लिए मनोवैज्ञानिकों ने, यानी जो भी साइकोलॉजिस्टों को आप पढ़ते हैं, इन साइकोलॉजिस्टों के द्वारा शिक्षण से रिलेटेड, यानी कि जो शिक्षण प्रोसेस आप अपनी कक्षा में करते हैं, तो उसके आधार पर, यानी कि जो भी आप शिक्षण प्रक्रियाएं करते हैं तो उनको एनालिसिस कर उसकी विवेचना के आधार पर कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, यानी कि कुछ नियम बताए गए मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कि इस प्रकार के नियम यदि हम फॉलो करेंगे तो हमारा जो पढ़ाने का तरीका है या जो शिक्षण प्रक्रिया है वो प्रभावपूर्ण हो पाएगा, उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा और उसके परिणाम बेहतर से बेहतर हो पाएंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि जब हम किसी भी कक्षा में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो वहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के बालक होते हैं, सबकी मेंटेलिटी, सबकी इंटेलिजेंसी भिन्न भिन्न होती है। तो इन सभी बिंदुओं को यदि आप ध्यान रखेंगे और यदि आप एक बेहतर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, यदि आप उनको जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं उसका प्रभाव आप चाहते हैं कि बच्चों पर बेहतर हो सके, बेहतर पढ़े, तो इसके लिए आपके अंदर कुछ ऐसे व्यवहार होने चाहिए, आपके अंदर कुछ ऐसे बदलाव होने चाहिए जिससे आप सभी बच्चों को एक इक्वलिटी के साथ सभी के लिए कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएं। तो इन सभी गतिविधियों को जानने के लिए आपको जो है मनोवैज्ञानिकों ने कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। अपने अनुभव के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी गतिविधियां करते हैं उन सभी विवेचनाओं के आधार पर उन्होंने एनालिसिस किया, उन्होंने विश्लेषण किया और कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं जिनको आपको जानना चाहिए, जिनको हम जानते हैं कि शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। आप हेडिंग से ही समझ रहे हैं कि जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा शिक्षण से रिलेटेड जो भी सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं, जो भी नियम प्रतिपादित किए गए हैं, उन्हीं को ही हम शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहते हैं, जो निम्न प्रकार है। यानी कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ शिक्षण
के सिद्धांत है जिनको आपको जानना चाहिए, जो आप अगली क्लासेस के माध्यम से इन सभी शिक्षण के सिद्धांतों को समझ पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो भी शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है उनमें से कौन कौन से सिद्धांत हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी क्रियाशीलता का सिद्धांत आप समझ पा रहे होंगे वर्ड से ही, क्रियाशीलता यानी कि क्रियाशीलता इसमें क्या होते हैं कि जब आप शिक्षण करते हैं, यानी कि जब आप शिक्षण प्रक्रिया करते हैं तो शिक्षण के अंतर्गत जब टीचर कक्षा में पढ़ा रहा होता है और बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो दोनों ही एक्टिव होते हैं, यानी टीचर भी एक्टिव होते हैं और बच्चे भी एक्टिव होते हैं, तो दोनों की ही क्रियाशीलता जरूरी है। और जब दोनों बेहतर ढंग से क्रियाएं करते हैं और वो स्वयं के द्वारा करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है, उनकी सीखने की गति, उनकी जो क्षमता है वो ज्यादा विकसित हो पाती है। इसीलिए आपको फॉलो करना चाहिए कि जो भी कक्षा में आप पढ़ाने के लिए जाए ज्यादा से ज्यादा बच्चे एक्टिव रहे, क्योंकि बच्चे जितना ज्यादा एक्टिव होंगे उतना ही ज्यादा वो सीख पाएंगे। तो बच्चों को एक्टिव करने की जो भी टेक्निक्स है ये टीचर में होना आवश्यक है कि बच्चे को हम किस तरीके से एक्टिव रख सके, किस तरीके से उन्हें क्रियाशील बना सके, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी करें, और जितना ज्यादा वो एक्टिविटी करेंगे उनका डेवलपमेंट, उनकी लर्निंग उतना ही ज्यादा डेवलप हो पाएगी। तो इसीलिए इस सिद्धांत को हम डिटेल में पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसके बाद आता है स्टूडेंट नेक्स्ट सिद्धांत आपको जो पढ़ने हैं वो है आपके लिए अभिप्रेरणा का सिद्धांत, यानी अभिप्रेरणा का सिद्धांत आप समझ पा रहे हैं कि जब आप शिक्षण प्रक्रिया किसी कक्षा में करते हैं तो उस दौरान सिर्फ आपको ये नहीं कि आप बच्चे को सिर्फ क्रियाशील ही रखें, उसके साथ साथ बच्चे को बीच बीच में आपको अभिप्रेरणा भी देना होता है। तो आप किस प्रकार की अभिप्रेरणा देते हैं, कौन से बच्चे को किस प्रकार की अभिप्रेरणा देने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कक्षा के सभी बच्चे जो है आपकी बातों को नहीं मानेंगे, तो किस बच्चे को किस प्रकार से अभिप्रेरणा देनी चाहिए, इन सभी बातों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को हर समय पीटते रहेंगे या जो बच्चा थोड़ा शैतानी करेगा उसको आप सिर्फ पीटेंगे, क्योंकि यदि आप ज्यादा पीट देते हैं बच्चे को तो उसका डर खत्म हो जाता है, यानी कि डर समाप्त हो जाता है, और जब डर समाप्त हो जाता है तो फिर आप उसको किसी भी तरीके से उसका डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो अभिप्रेरणा में किस प्रकार की अभिप्रेरणा कब देनी चाहिए, तो इसके बारे में भी मनोवैज्ञानिकों ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, मतलब एक नियम बताएं कि आपको अभिप्रेरणा जो देनी है वो किस समय किस प्रकार की अभिप्रेरणा देनी है, कौन सी अभिप्रेरणा ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और किस अभिप्रेरणा को कब देना चाहिए। इन सभी बातों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत। इसके बाद आता है स्टूडेंट थर्ड आपके लिए है आवृत्ति का सिद्धांत, यानी आवृत्ति का सिद्धांत क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आवृत्ति का सिद्धांत का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी गतिविधि को बार बार दोहराते हैं तो उसमें आप महारत हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आज के समय में जो भी विषय आपका फेवरेट है और एक विषय ऐसा भी होगा जो आपका जो है अनफेवरेट है, यानी कि जिससे आप जो है बोरियत फील करते हैं या जिसे आपको पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता। तो इसके पीछे का रीजन क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो विषय आपका फेवरेट है इसका सीधा सीधा रीजन ये है कि उस विषय को आपने कहीं ना कहीं ज्यादा समय दिया होगा, और जो विषय आज आपका कमजोर है उस विषय को कहीं ना कहीं आपने कम समय दिया होगा, इसी वजह से वो विषय आपका कमजोर रह गया। और जिस विषय को आपने ज्यादा समय दिया, चाहे वो विषय कैसा भी हो, वो आपका जो है काफी ज्यादा बेहतर हो गया होगा, यानी कि वो विषय आपका फेवरेट हो गया होगा जिसको आपने ज्यादा मैक्सिमम टाइम दिए होंगे। तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि यदि आप बच्चों को कोई चीज सिखाना चाहते हैं, जब आप शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किसी भी कॉन्सेप्ट को बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को बार बार दोहराने की आवश्यकता है। बच्चा जितना ज्यादा दोहराएगा उस प्रक्रिया को, वो चीज वो उतना ही ज्यादा सीख पाएगा। इसीलिए आपको आवृत्ति का सिद्धांत भी पढ़ना होगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि आवृत्ति का मतलब क्या होता है और इसको कब किस तरीके से इंप्लीमेंट करने चाहिए। तो इसको भी मनोवैज्ञानिकों ने आपको आवृत्ति के सिद्धांत के नाम से दिया है, ताकि आप आवृत्ति के सिद्धांत को पढ़ें, उसे समझें और उसे कब किस समय यूटिलाइज करने चाहिए, इस चीज को भी आपको पता होना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि जो इजी टॉपिक है उस पर भी आप बार बार आवृत्ति दे रहे हैं, जो टॉपिक काफी ज्यादा टफ है उसको आप बार बार दोहरा सकते हैं, किस तरीके से दोहराने हैं ये सभी गतिविधियों को आप उसमें समझ पाएंगे। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपका फोर्थ सिद्धांत, जिसका नाम है निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। देखिए स्टूडेंट्स, निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत क्या होता है कि आप जो भी उद्देश्य आपके हैं, यानी कि जो भी आपके टारगेट हैं, वो कैसे होने चाहिए, निश्चित होने चाहिए। यदि आपके पास उद्देश्य निश्चित है तभी आप अपने टारगेट को, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स मैं अभी आपको बता दूं, जैसे कि आप इस समय सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक। अब सुपर टेट की जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे आपको YouTube में ऐसे चैनल दिख जाएंगे जो सुपर टेट के साथ साथ KVS, NVS, आर्मी पब्लिक स्कूल इसकी भी तैयारी कराते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब आपके सामने विकल्प ज्यादा होंगे
तब आपके सफलता के चांसेस कम होंगे। क्यों मैं आपको बता रहा हूं ये बात। अगर आप सिर्फ सुपर टेट को टारगेट कर रहे हैं, आपके पास एक ही ऑप्शन है सुपर टेट में सिलेक्शन लेना, तो आपके पास विकल्प एक है, इसका मतलब आपके जीत के चांसेस कितने हैं, 100% है। बट यदि यहां पर आपके उद्देश्य चेंज हो जाए और आप केवीएस की तरफ चले जाएं, तो इसका मतलब आप सुपर टेट को 50% दे रहे हैं और केवीएस को भी 50% दे रहे हैं। तो इससे आपके जीत के चांसेस 50-50 हो जाते हैं। ना तो आपको केवीएस में सफलता मिल सकती है और ना ही आपके सुपर टेट में, क्योंकि दोनों के सिलेबस में आपको चेंजेस अवश्य मिलेंगे देखने को। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके जो भी उद्देश्य हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। यहाँ पर अगर आप दो ऑप्शन लेकर आते हैं तो आपके जीत के चांसेस 50% हो जाते हैं, 50% हो जाते हैं। और अगर आपके पास 4 विकल्प होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, तो इसका मतलब आपके जीत के चांसेस 25% बन जाते हैं। और इसका मतलब यदि आप 25% या 50% या 75% एफर्ट के साथ किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो वो एग्जाम आपका कभी भी क्रैक नहीं होगा। और अगर बाई चांस हो भी गया वो क्रैक, तो हो सकता है कि आप मेरिट में उससे बाहर निकल जाएं, क्योंकि आपको सिर्फ सिलेक्शन नहीं चाहिए, आपको मेरिट भी क्रॉस करनी है। जैसे कि आपको पता होगा कि सुपर टेट के दौरान आपको किस तरीके से क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपके लिए मिनिमम है एससी, ओबीसी एंड जनरल के लिए, उससे भी आपको हाई रैंक हासिल करने होते हैं। उसके बाद भी आप श्योर नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि 69,000 में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी रह चुके हैं मेरे, जिनके 106 मार्क्स आए बट उन्हें सिलेक्शन नहीं मिला क्योंकि उनके गुणांक कम थे। 20 गुणांक 22 गुणांक जो आज से 10 साल पहले बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं, उनके गुणांक 20-22 से ऊपर नहीं हैं। और अगर उन्होंने 69,000 में 106 नंबर भी प्राप्त किए हैं तो भी वो सिलेक्शन से वंचित रह गए, जो अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब आपके पास विकल्प एक होंगे तो आपके जीत के प्रतिशत 100 होंगे। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। इसीलिए यहाँ पर यह सिद्धांत भी आपके लिए आवश्यक है कि आपके उद्देश्य कैसे होने चाहिए, निश्चित होने चाहिए। निश्चित उद्देश्य के साथ यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आप उस चीज को अवश्य ही सीख पाएंगे और उस चीज में आपका जो डर है वो समाप्त हो जाएगा। आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके लिए नियोजन का सिद्धांत। और नियोजन का सिद्धांत का मतलब आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर समायोजन की भावना होनी चाहिए। आप किसी भी माहौल को किस तरीके से एडजस्ट करना है। जरूरी यह नहीं है स्टूडेंट्स कि हर समय आपके अनुसार ही गतिविधियां होंगे, कभी कभी परिस्थिति आपके विपरीत भी होंगे और उन परिस्थितियों में भी आपको एडजस्टमेंट करना, आपको समायोजित करना, आपको नियोजन करना आना चाहिए। हो सकता है कि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी भी हो जो आपके अनुकूल ना हो। आप जो चीज चाह रहे हैं, आपके हिसाब से जो चीज होने चाहिए वो आपके हिसाब से ना हो, आपके विरुद्ध हो, लेकिन उस कंडीशन को भी आपको एडजस्ट करना। क्योंकि जब आप शिक्षण प्रक्रिया करेंगे अपनी कक्षा में तो वहां पर सभी बच्चे होंगे और उनमें एक ही समझदार व्यक्ति होगा और वो आप होंगे। तो आपका ये रोल बनता है कि उस क्लास को, उस कक्षा को किस तरीके से एडजस्ट करें, किस तरीके से नियोजित करें, ताकि वो चीज़ों को एडजस्ट कर पाए बच्चे और वो कैसी भी परिस्थितियों में भी अधिगम के लिए यानी कि सीखने के लिए प्रेरित हो सके। तो इस तरीके से आपको किस तरीके से नियोजन करना है, किस तरीके से समायोजन करना है, ये सारी गतिविधियां भी आपको पता होनी चाहिए जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा सुझाव दिए गए हैं। तो इन सभी को हम नियोजन के सिद्धांत में पढ़ेंगे। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि नियोजन का मतलब क्या होता है या नियोजन के सिद्धांत के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ने होते हैं। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपका 6 सिद्धांत, जिसका नाम है चयन का सिद्धांत। तो देखिए स्टूडेंट, चयन का सिद्धांत आप समझ सकते हैं। चयन का मतलब ही होता है किसी भी चीज का चयन करना। जैसे आप सुपर टेट में चयनित होना चाहते हैं, यदि आप सुपर टेट में चयनित होना चाहते हैं तो आपके चयनित होने के लिए आपकी कुछ आदतें, आपकी कुछ व्यवहार वो औरों से भिन्न होने चाहिए। यदि आप अन्यों की तरह व्यवहार करेंगे, अन्यों की तरह आपके टारगेट होंगे, तो फिर आप चयनित नहीं हो सकते। आपको दूसरों से अलग करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने होंगे और इसी के लिए आपको चूज़ करना होगा कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, किस प्लानिंग के साथ, किस स्ट्रेटजी के साथ आपको आगे बढ़ना है। यदि आप स्ट्रेटजी को चयन कर पाएंगे, यदि आप स्ट्रेटजी का चयन सही ढंग से कर पाएंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, नहीं आपका चयन निश्चित है। तो आपको किसी भी टॉपिक को समझने के लिए कौन कौन से उदाहरण किस तरीके से लेने होते हैं, किस तरीके से बच्चों के समक्ष रखने होते हैं, तो इसका भी सिद्धांत होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं चयन का सिद्धांत। यानी चूज करने की जो नियम होते हैं, पसंद करने के जो नियम होते हैं, चयन करने के जो नियम होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए, जिनको हम चयन के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ेंगे। शिक्षण मनोविज्ञान के सिद्धांत
सिद्धांत के अंतर्गत जो आप नेक्स्ट सिद्धांत पढ़ेंगे, जो 7वां सिद्धांत है, जिसका नाम है जीवन से संबंध का सिद्धांत। तो स्टूडेंट, जीवन से संबंध का सिद्धांत क्या होता है कि इस सिद्धांत के अंतर्गत आप जो भी गतिविधियां करते हैं उसका आपके जीवन के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप शिक्षण प्रक्रिया करते हैं अपनी कक्षा में, तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो भी टॉपिक आप बच्चों को समझाते हैं, तो उस टॉपिक का, उस कंटेंट का उन बच्चों के साथ क्या रिलेशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यदि आपको ये चीजें पता होंगे तभी आप उन बच्चों के लिए उचित से उचित उदाहरण प्रस्तुत कर पाएंगे, और बच्चे जब उस टॉपिक को पढ़ेंगे और अपनी लाइफ के साथ वो रिलेट करेंगे तो वो समझ पाएंगे कि इस टॉपिक को पढ़ने से हमें क्या क्या जानकारियां मिली, हमें क्या सीखने को मिला और हमारे लिए कितना बेनिफिट है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम यूपी टेट या फिर सी टेट या फिर सुपर टेट में आपको पर्यावरण अध्ययन के बारे में आपको पूरा टॉपिक पढ़ना होता है। तो पर्यावरण के अंतर्गत आपके सभी चीजें सम्मिलित हो जाते हैं, और पर्यावरण, खासकर पर्यावरण पारिस्थितिकी से रिलेटेड पॉइंट्स आपके लिए पूछे जाते हैं जहां से प्रश्न। तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स कि पर्यावरण, देखिए शिक्षा तो आप ले ही रहे हैं, तो शिक्षा के साथ साथ यदि आप पर्यावरण को छोड़ देंगे तो हो सकता है कि आपका जो जीवन है वो बहुत छोटा हो जाए, सीमित हो जाए। तो इसीलिए आपको एजुकेशन के साथ साथ अपने पर्यावरण को भी बचाना है, ताकि यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो जरूरी है पर्यावरण का रहना। आप सही वातावरण आपके आसपास होंगे तभी आप ज्यादा लंबे समय तक जीवित रह सकते हो, और जितना ज्यादा आपका जीवन लंबा होगा उतना ही बेहतर हो सकता है कि आप उसमें अपनी योगदान अधिक से अधिक दे पाएं। तो कहने का मतलब यह है कि एजुकेशन के साथ साथ पर्यावरण का भी बचाव करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए जो पर्यावरण अध्ययन है ये आपके अनिवार्य विषय के रूप में है कि आप बचपन से लेकर, जो छोटे बच्चे होते हैं आपने देखा होगा कि 3rd, 4th, 5th क्लास से लेकर पर्यावरण स्टार्ट हो जाता है, और आज तक भी आप पर्यावरण को पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी विषय के अंतर्गत आपको देखने को मिले होंगे, चाहे वो SST के अंतर्गत कोई एक टॉपिक आ जाए या फिर आपके साइंस के अंतर्गत। पर्यावरण का आपके जीवन से जुड़ाव जरूरी है, क्योंकि जब आप जीवन में तभी आगे बढ़ पाएंगे जब पर्यावरण होगा। तो इसीलिए आपके साथ पर्यावरण का जो रिलेशन है, यानी जीवन से जो संबंध है, तो ये जरूरी है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप कोई भी विषय, कोई भी टॉपिक को पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वो उन बच्चों के जीवन के साथ रिलेट करते हुए होने चाहिए, रिलेट करने चाहिए। क्योंकि जब वो उस चीज के बारे में पढ़ेंगे और वो उनके डेली लाइफ से रिलेट होंगे, तभी वो आपका इफेक्टिव माना जाएगा और वो जो ज्ञान जो है वो पूर्ण हो पाएगा। इसीलिए एनसीएफ 2005 में आपको सारी चीजें बताए गए हैं कि कोई भी चीज आप बच्चे को सिखाएं तो वो उसके व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आप एजुकेशन देते हैं बच्चों को, कोई भी टॉपिक आप पढ़ाते हैं, तो उन बच्चों के लाइफ के साथ रिलेट करते हुए होने चाहिए, ताकि वो बच्चा जो भी चीजें आप बता रहे हैं, जो भी चीजें आप सिखा रहे हैं, वो अपने जीवन के साथ जोड़ पाए, उसका संबंध बना पाए और उसका एक निश्चित उद्देश्य बन पाए। इसलिए आपको इस सिद्धांत को भी पढ़ना होगा जिसका नाम है जीवन से संबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट आपके लिए है रुचि का सिद्धांत। तो देखिए स्टूडेंट्स, रुचि का सिद्धांत क्या होता है, यानी कि इंटरेस्ट का जो सिद्धांत है वो क्या है। तो देखिए, जब आप अपनी कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया करते हैं तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सिर्फ बच्चे को पढ़ाना ही नहीं है या कॉन्सेप्ट को सिर्फ बताना ही नहीं है। उस कॉन्सेप्ट को बताने से पहले उस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए आपको किस किस प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करने हैं, ताकि वो बच्चा उस उदाहरण के माध्यम से उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर पाए, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो पाए, ताकि वो जो भी चीज़ें पढ़े आने वाले समय में, या जो भी चीज़ें वो आपके साथ डिस्कस करे अगले क्लासेस के दौरान, तो वो सभी चीज़ें उससे क्लियर हो पाए, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो पाए। जो भी आप कक्षा का पीरियड है आपका 30-35 मिनट के, जो भी आप उसके साथ डिस्कशन करने वाले हैं, तो उन सभी डिस्कशनों के अंतर्गत उसका इंटरेस्ट बना रहे। तो इसके लिए आपको ऐसे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे जो उस बच्चे के डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। यानी कि जो भी टॉपिक आप समझाएंगे उसमें आप ऐसे उदाहरण उसके सामने प्रस्तुत करेंगे जो वो अपने डेली लाइफ से होता हुआ देखे। यानी कि यदि उसके डेली लाइफ से वो घटनाएं घटित हो रही हैं और ऐसे ऐसे उदाहरण आप उन बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि उस बच्चे का इंटरेस्ट अपने आप डेवलप होगा और वो चीज़ों को और ज़्यादा ध्यान से समझने की कोशिश करेगा और वो कॉन्सेप्ट उसका और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। तो इसलिए आपको रुचि को किस तरीके से डेवलप करना है और इंटरेस्ट को किस तरीके से बनाकर रखने हैं, ताकि वो अगले जो भी टाइम आपके साथ उस टॉपिक पर डिस्कशन करें उसके अंतर्गत उसका इंटरेस्ट डेवलप हो पाए, इंटरेस्ट उसका बना रहे। तो इसके लिए आपको इस रुचि के सिद्धांत को पढ़ना होगा जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि रुचि का सिद्धांत किसे कहते हैं। और इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके लिए विभाजन का सिद्धांत। यानी विभाजन का सिद्धांत का मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको
टॉपिक को किस तरीके से विभाजित करके पढ़ाने हैं, ताकि आप एक क्रमबद्ध तरीके से जब किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो आपको कौन से टॉपिक में किस तरीके से कब किसको पहले पढ़ाना चाहिए, कब किसको बाद में पढ़ाने चाहिए, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन से बिंदुओं को आपको बताना ज़रूरी है, जिनको पहले आपको बताना होगा, ताकि उनका रिलेशन आने वाले टाइम में आने वाले लेवल के क्वेश्चंस के साथ होगा। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि आप कक्षा में पढ़ाने के लिए जाते हैं, आपने देखा होगा कि किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ाते हैं, लगभग 13 से 14 चैप्टर होते हैं, चाहे आप गणित पढ़ाए या फिर आप विज्ञान पढ़ाए या फिर आप सामाजिक विज्ञान पढ़ाए या फिर आप हिंदी पढ़ाए, कोई भी विषय पढ़ाते हैं तो उसमें लगभग 14, 15, 16, 17 टॉपिक होते हैं, यानी कि चैप्टर होते हैं। तो उन 16, 17 चैप्टर में बहुत सारे टीचर ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट, जैसे आपने देखा होगा कि पीछे से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर पीछे से ही आपको चैप्टर को स्टार्ट करने ही होते हैं तो फिर जो SCERT या NCERT जिनके द्वारा ये बुक को पब्लिश किया जाता है, या हमारे जो बोर्ड होते हैं जिनके द्वारा इन बुक्स को बनाया जाता है, तो ये फिर ऐसे क्यों करते हैं कि ये पीछे वाले चैप्टर को फिर फ्रंट में क्यों नहीं देते। इसका मतलब ये है कि आप फर्स्ट चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो फर्स्ट चैप्टर का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ ना कुछ रिलेशन सेकंड चैप्टर के साथ होगा, और सेकंड चैप्टर को जब आप पढ़ाएंगे तो उसका रिलेशन थर्ड चैप्टर के साथ होगा। तो एक तरीके से क्रमबद्ध तरीके से चैप्टर को डिजाइन किया जाता है, ताकि आप पहले कोई चीज सीखेंगे तो उसके बाद उसी चीज का कहीं ना कहीं सेकंड चैप्टर में यूज होगा, और सेकंड चैप्टर में जो चीज पढ़ेंगे वो आपके थर्ड चैप्टर में यूज होगा। तो कहीं ना कहीं इसके साथ रिलेशन होता है। तो आपको किस बिंदु को पहले बताना है, किस बिंदु को बाद में बताना है, किस तरीके से आपको क्रमबद्ध तरीके से एडजस्ट करने हैं, तो इसके लिए आपको विभाजन आना चाहिए कि कब किसको आपको बताना चाहिए, जिससे बच्चे को जो है कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता जाए और वो इजी से लेकर, यानी आसान से लेकर कठिन तक जो भी सवाल है उनको वो इजीली कर पाए, यानी सरल चीजों से वो कठिन चीजों को भी इजीली समझ पाए। तो इसके लिए आपको विभाजन करना भी आना चाहिए, जो हम विभाजन के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत से आप सब परिचित होंगे। जो सुपर टेट का सिलेबस है इसके अंतर्गत आपने बाल मनोविज्ञान टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक ही पढ़ा होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस टॉपिक को आप पहले से पढ़कर आए हैं, और मैंने आपको इसमें दो पार्ट में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंतर्गत इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पढ़ाया बिल्कुल डिटेल में, और उसके बाद उस पर प्रैक्टिस सेट भी मैंने आपको 2 कराए। लगभग 30 क्वेश्चन मैंने इसके अंतर्गत कराए, 29-30 क्वेश्चन कराए। तो यदि आप व्यक्तिगत विभिन्नता टॉपिक को पहले से पढ़कर आए हैं तो आपके लिए ईजी है, आप व्यक्तिगत विभिन्नता से पहले से ही परिचित हैं। बस आपको ये ध्यान रखने हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या मतलब होता है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं, यदि आप पढ़कर आए हैं और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो सबसे पहला टॉपिक है सुपर टेट का बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नता। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब ही यही है स्टूडेंट्स कि जब आप टीचिंग करने जाते हैं अपनी कक्षा में और आप पढ़ा रहे होते हैं, तो आपकी कक्षा में यदि 30 बच्चे हो तो 30 के 30 बच्चे एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी लर्निंग स्टाइल, उनकी समझने की स्टाइल, उनकी बैठने की स्टाइल, हर चीज उनकी आपको एक दूसरे में भिन्न देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब उनकी सीखने की जो गति है, सीखने की जो क्षमता है, वो भी कहीं ना कहीं भिन्न होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंपैरिजन करें कि इस बच्चे को तो ये जो भी चीजें मैंने अभी बताएं वो सब क्लियर हो गए हैं तो दूसरे बच्चे को क्यों नहीं हो रहे। देखिए सबकी सीखने की गति अलग है, सबकी सीखने की दर अलग है। तो इन सभी बिंदुओं के बारे में आप परिचित होंगे व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत में। आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति के सीखने की क्षमता अलग है, सीखने की दर अलग है। तो यदि आप ये चीज समझ पाएंगे तभी आप बच्चों को भी समझ पाएंगे कि कोई जल्दी सीख जाता है तो कोई लेट से सीखता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए जो हम व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 11th आपके लिए है लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत। तो देखिए लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत क्या होता है। तो लोकतंत्रीय व्यवहार का मतलब आप समझ सकते हैं कि आपके जो व्यवहार है वो कैसे होने चाहिए, लोकतंत्रीय होने चाहिए। यानी कि लोकतंत्रीय का मतलब ये स्टूडेंट्स कि आपके जब आप टीचिंग करते हैं या जब आप शिक्षण प्रक्रिया करते हैं अपनी कक्षा में, तो आपके सामने जो भी 30-35 जो भी बच्चे होंगे आपकी कक्षा में, उन सभी बच्चों के बैकग्राउंड सब अलग अलग होंगे, सब भिन्न भिन्न होंगे। अलग अलग जाति से, अलग अलग समाज से बच्चे आएंगे आपकी कक्षा में पढ़ने के लिए। तो सबके साथ आपके जो व्यवहार है वो कैसे होने चाहिए, समानता होनी चाहिए आपके व्यवहार में। सभी आपके लिए इक्वल होने चाहिए, सभी को सहभागिता मिलनी चाहिए, यानी कि सभी के साथ आप इक्वलिटी वाले व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। आप किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेंगे। आपके लिए सभी बच्चे समान होने चाहिए, यही आपकी सोच होनी चाहिए। आप सभी को समानता की नजरों के साथ देखेंगे, आप सबके साथ सहभागिता का भाव,
सहभागिता का गुण प्रदर्शित करेंगे, सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ने की आपकी इच्छा होनी चाहिए। तो इस तरीके के व्यवहार आपके व्यवहार में होने चाहिए, इस तरीके के व्यवहार आपके अंदर होनी चाहिए ताकि आप सभी को इक्वल समझ सके, किसी में भी भेदभाव ना करें। तो यदि आप ऐसे व्यवहारों के साथ आगे बढ़ते हैं तो उस कक्षा में जो भी बच्चे होंगे वो अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे, अभिव्यक्त कर पाएंगे और इससे उनका उचित डेवलपमेंट हो पाएगा। तो इसलिए साइकोलॉजिस्टों ने आपको एक सिद्धांत दिए हैं जिसे उन्होंने नाम दिया लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत। मतलब एक शिक्षक में जो व्यवहार होने चाहिए वो लोकतंत्रीय होने चाहिए ताकि वो अच्छे से अच्छा विकास कर सके अपने समाज का, अपने कक्षा का, अपने विद्यालय का। तो इसलिए आपको लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत भी पढ़ना होगा। और अंत में आता है लास्ट आपके लिए स्टूडेंट्स निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। देखिए स्टूडेंट्स, निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत क्या होता है कि आपके अंदर निर्माण करने की भावना होनी चाहिए। मतलब आप निर्माण, कुछ नया करने की, कुछ नया इन्वेंट करने की आपकी क्षमता होनी चाहिए और आपके अंदर ये क्षमताएं हैं कि आप कुछ नया कर सकते हैं। जब आप अपने माइंड का सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे, सही तरीके से उपयोग करेंगे, तो यदि आप सही तरीके से उपयोग करना चाहते हैं, यानी कि यदि आप सही तरीके से उपयोग करते हैं एज अ टीचर, तभी आप बच्चों को सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। यानी कि यदि आपको पता है कि सभी बच्चे में निर्माण करने की क्षमता होती है, वो कुछ ना कुछ नया ज़रूर कर सकते हैं, तो यदि वो नया कर सकते हैं तो उसको किस तरीके से आपको आगे बढ़ाना है, किस तरीके से उस बच्चे के अंदर इस निर्माणवादी भावना को आगे विकसित करना है, तो ये भाव आपको पता होने चाहिए। यदि आपको पता होंगे तो आप उस बच्चे का उचित तरीके से डेवलपमेंट कर पाएंगे। और एजुकेशन के साथ साथ आपके अंदर मनोरंजन की भी भावना होनी चाहिए कि आप सिर्फ पढ़ाई को इस तरीके से ले कि जो आपसे पढ़ रहे हैं वो भी आपसे बोरियत फील ना करें और आप जिनको पढ़ा रहे हैं आपको भी बोरियत फील ना हो। मतलब आपके बीच में अंतः संबंध सही होने चाहिए। आप पढ़ाई के साथ साथ यदि इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ आप रिलेट करते हैं, आप कॉन्सेप्ट को सही ढंग से समझा पाते हैं, उसमें इंटरेस्ट डेवलप कर पाते हैं और एक तरीके से जो है बच्चे को सही ढंग से गाइड कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है निर्माण के साथ साथ मनोरंजन का भी ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे खान सर हैं स्टूडेंट्स, खान सर जिस तरीके से आपको पढ़ाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स खान सर से परिचित होंगे कि वो इंडिया के टॉप एजुकेटर में आते हैं। तो खान सर किस तरीके से पढ़ाते हैं, वो किसी भी टॉपिक को पढ़ाते हुए कभी भी बच्चों के साथ मजाक कर देते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बात ऐसी बता देते हैं जिससे बच्चे जो है कभी बोरियत फील नहीं करते और वो मजे मजे में चीज़ों को पढ़ते जाते हैं। और जब ऐसे बच्चे मजे मजे में पढ़ाई करते हैं, इंटरेस्ट के साथ, मनोरंजन के साथ पढ़ाई करते हैं, तो वो ज़्यादा निर्माणवादी हो पाते हैं, यानी कि ज़्यादा कंस्ट्रक्टिविस्ट हो जाते हैं, वो चीज़ों का डेवलपमेंट कर पाते हैं अधिक से अधिक। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये सारी जो गतिविधियां ये आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आप एक आदर्श टीचर है और यदि आप एक आदर्श शिक्षक हैं तो आपके अंदर ये सभी गुण होने चाहिए। इसीलिए आपको ये शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से परिचित होने पड़ेंगे। तो ये सभी सिद्धांत जो मैंने अभी तक आपको बताए शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो भी गतिविधियां होती हैं उनकी विवेचना के आधार पर उन्होंने ये सभी सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जिनको आपको पढ़ना है, इनसे परिचित होना है और इनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां से आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछ सकते हैं, उन सभी पॉइंटों को इंक्लूड करके मैं आपको आने वाले क्लासेस के माध्यम से डिटेल में बताऊंगा इन सभी सिद्धांतों के बारे में। इनको सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद इस पर बेस्ड हम इस पूरे टॉपिक पर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत टॉपिक में जो अभी तक हमने पढ़े हैं शिक्षण सूत्र और आगे जो भी हम शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद हमें रियलाइज हो पाएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक जो भी मैंने बताए हैं, जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं और कौन कौन से सिद्धांत मैंने आपको बताए वो सभी क्लियर हो गए होंगे। स्टूडेंट्स, ये जो सिद्धांत है, सिद्धांत में से भी आपके सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम के सिद्धांत नहीं है। ठीक, तो 4 ऑप्शन होंगे और इन चारों ऑप्शनों में कहीं ना कहीं 12 जो मैंने आपको शिक्षण अधिगम के सिद्धांत बताएं, इनमें से कोई भी 3 सिद्धांत आपको देखने को मिलेंगे और एक सिद्धांत आपको अलग से देखने को मिलेगा। तो यदि आप इन सभी 12 सिद्धांतों को ध्यान रख पाएंगे तभी आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर इजीली दे पाएंगे। अन्यथा आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा कि आप तुक्का मारेंगे और तुक्का मारने से भी आपको पता है कि 4 ऑप्शन में आपके जो सही होने के चांसेस है वो 25% है और ज्यादातर जो बच्चे तुक्का मारते हैं उनके आंसर गलत ही निकलते हैं, क्योंकि उनके जीत के चांसेस 25% रह जाते हैं। तो इसलिए इन सभी सिद्धांतों को आप
2-4 बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये सभी सिद्धांत ध्यान रहेंगे और इनसे रिलेटेड भी आपसे एग्जाम्स में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है या फिर निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है। तो यदि आप शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से परिचित हैं तभी आप ऐसे प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के माध्यम से और डिटेल में स्टडी करते हैं इन सभी सिद्धांतों के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।